हाय एवरीवन, मेरा नाम विकास गोयल है। आज हम सीए फाइनल के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीए फाइनल में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स कवर करता है और एक नया टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिंपल सा एक स्ट्रक्चर देखिए। पोर्टफोलियो एक बास्केट की तरह है जिसके अंदर एक से ज्यादा सिक्योरिटीज होती है। एक से ज्यादा का मतलब दो भी हो सकती है और कई मल्टीपल सिक्योरिटीज हो सकती है। इसका बेनिफिट क्या होता है? एक सिंपल सा बेनिफिट ये है कि अगर आप एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि उस सिक्योरिटी से रिस्क आपको बहुत ज्यादा हो, रिटर्न भी हो सकता है कि ज्यादा मिले। लेकिन जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं, एक सिक्योरिटी से ज्यादा सिक्योरिटीज सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाती है। यानी कि अगर एक सिक्योरिटी परफॉर्म नहीं करती है तो हो सकता है कि दूसरी सिक्योरिटी परफॉर्म करे। तो डाइवर्सिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बाकी ऑब्जेक्टिव्स, बाकी एडवांटेजेस हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नाउ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर एक से ज्यादा सिक्योरिटीज होती है। अब वो एक से ज्यादा जो सिक्योरिटीज होगी उसको सेलेक्ट कैसे किया जाए, दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड दे आर कंटिन्यूअस changing in the portfolio for optimizing the return and maximizing wealth of an investor. So यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम कौन कौन सी सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करें, क्या एस्पेक्ट्स होंगे सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करने के, और उन सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है ताकि हमें ऑप्टिमम रिटर्न मिले। अब ऑप्टिमम रिटर्न यहाँ पे मैं बोल सकता था कि मैक्सिमम रिटर्न हो, बट मैक्सिमम रिटर्न का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ऑप्टिमम रिटर्न क्यों होती है? ऑप्टिमम रिटर्न डिपेंड करती है जो इन्वेस्टर है उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटी के ऊपर। इसका मतलब हो सकता है कि मेरी एबिलिटी, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा अर्न कर सकता हूँ अपनी नॉलेज के बेस पे, आप लोग ज्यादा कर सकते हैं। तो ऑप्टिमम रिटर्न का कंसेप्ट आता है कि मैं अपनी एबिलिटी और अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकता हूं। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर चलते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर अगर हम देखें तो जब आप कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो क्वेश्चन माइंड में आते हैं। एक ये कि उससे रिटर्न कितनी मिलेगी, दूसरा उसमें कितनी रिस्क है। तो सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज फंडामेंटली इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वन इज रिटर्न एंड सेकेंड इज रिस्क। रिटर्न एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कोई इग्नोर नहीं करता। इसका मतलब अगर मैं कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करता हूं तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आते हैं कि उससे मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप सबसे पहले पूछते हैं कि क्या रिटर्न है, एसबीआई की क्या रिटर्न है, दूसरे बैंक की क्या रिटर्न है। तो रिटर्न इज द आउटकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, एडिशनल और इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। रिस्क को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं रिटर्न के ऊपर। अब रिटर्न को सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की रिटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। एक्स लिमिटेड एक सिक्योरिटी है जिसके अंदर हम 1 अप्रैल 2000, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2014 को हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए का। ठीक है। अब 31 मार्च 2015, एक साल के पीरियड के अंदर इससे हमें डिविडेंड मिला। डिविडेंड इससे हमें मिला
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10,000 रुपए का डिविडेंड मिला। क्लोजिंग वैल्यू, इस इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग वैल्यू 31 मार्च 2015 को फॉर एन एग्जाम्पल 1,10,000 की होगी। अब आप मुझे बताइए कि इससे क्या रिटर्न मिला। अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट से एक साल में 10,000 का हमें डिविडेंड मिला और 10,000 का हमें कैपिटल गेन मिला। कैपिटल गेन क्यों? क्योंकि 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था हमारा और 1,00,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 31 मार्च 2015 को 1,10,000 होगी। तो इसका मतलब 10,000 से हमारी वैल्यू बढ़ गई। उस 10,000 से जो वैल्यू बढ़ी है वो भी हमारे लिए एक रिटर्न है। तो टोटल 20,000 का रिटर्न मिला हमें कितने के ऊपर? 1,00,000 रुपए के ऊपर। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 20% की रिटर्न हमें मिल गई। सिंपल है, परसेंटेज रिटर्न। तो परसेंटेज रिटर्न हमें अपने इन्वेस्टमेंट से क्या क्या मिला उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। 10,000 का डिविडेंड मिला, 10,000 का कैपिटल गेन मिला और टोटल मिला के 20,000 1,00,000 रुपए के ऊपर मिले, तो हमें 20% की रिटर्न होगी। सिंपल है, आसान है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ईयर के ऊपर। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं कि नेक्स्ट ईयर इस सिक्योरिटी की इनकम क्या होगी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप देखिए हमारा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग वैल्यू, अब यहां पे ओपनिंग वैल्यू 1,10,000 की है। क्यों? क्योंकि 1,10,000 हम पिछले साल में कंसीडर कर चुके हैं। अब मान लीजिए, मान लेते हैं इससे जो हमें डिविडेंड मिला, यानी कि 2015-16 के अंदर डिविडेंड मान लेते हैं 13,000 डिविडेंड मिला हमें, और इसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू आपकी हो गई 1,30,000। एग्जाम्पल के लिए क्लोजिंग वैल्यू कब होगी? 31 मार्च 2016 को, एक साल का पीरियड लिए। तो 2015 एंड 16 में अगर हम रिटर्न की परसेंटेज निकालें तो रिटर्न की परसेंटेज हमें क्या मिली? परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू 13,000 डिविडेंड प्लस 1,30,000 माइनस के 1,10,000, कितना हो जाता है? 20,000। तो टोटल 33,000 की हमें रिटर्न मिली। कितने के ऊपर? 1,10,000 के ऊपर। अब 1,10,000 के ऊपर अगर 33,000 की रिटर्न मिलती है तो परसेंटेज टर्म्स में 30% की रिटर्न होगी। तो ईयर 1 में हमें रिटर्न मिली 20% की, ईयर 2 में हमें रिटर्न मिली 30% की। अगर हम इस परसेंटेज रिटर्न वाले फॉर्मूले को देखें तो परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। परसेंटेज रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी से RX इज इक्वल टू डिविडेंड हमें मिला, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। यह आपके लिए सिक्योरिटी एक्स से रिटर्न का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें यह सिंपल है क्योंकि हमारा टाइम पीरियड जो था वो साल भर का था। अगर टाइम पीरियड अलग अलग हो, यानी कि ये पीरियड आपको मान लो 2 साल का दे रखा है, तो फिर वहां पे कंसेप्ट आ जाता है एनुअलाइज्ड रिटर्न का। एनुअलाइज्ड रिटर्न की परसेंटेज क्या होगी? तो अगर हम यहां पे एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें तो इस रिटर्न को एनुअलाइज्ड कर देते हैं, यानी कि 1 साल की रिटर्न। अब अगर मान लीजिए यहां पे साल भर का पीरियड है, इसलिए 12 डिवाइडेड बाई 12, 12 महीने डिवाइडेड बाई 12 महीने। लेकिन अगर महीनों में बात करें और टाइम पीरियड हमें अलग अलग दे रखा हो, उसको एनुअलाइज करना है तो 12 डिवाइडेड बाई n, n रेफर्स टू नंबर ऑफ मंथ्स, जिस पीरियड का आपको ये डेटा दे रखा है, रिटर्न का डेटा दे रखा है। अब चलते हैं, ये हो गई सिक्योरिटी
एक्स की रिटर्न। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई। एक्स सिक्योरिटी के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए का है, और सिक्योरिटी वाई के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 1 लाख रुपए का है। सिक्योरिटी एक्स है, ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए डिविडेंड हमें मिला, और यहां पे क्लोजिंग वैल्यू है इसकी, 1 साल की क्लोजिंग वैल्यू। डिविडेंड सिक्योरिटी एक्स से मिला 10,000 रुपए का, और सिक्योरिटी वाई से डिविडेंड मिला 15,000 रुपए का। सिक्योरिटी एक्स की जो वैल्यू है वो क्लोजिंग वैल्यू मान लेते हैं 1,10,000 रुपए की, और सिक्योरिटी वाई की जो वैल्यू है वो 95,000 की। कम भी हो सकती है वैल्यू, जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही हो। अब अगर हम रिटर्न की परसेंटेज निकालें तो आप देखिए रिटर्न परसेंटेज, सिक्योरिटी एक्स ने 10,000 का डिविडेंड दिया और 10,000 का कैपिटल गेन दिया, तो टोटल 20,000 की रिटर्न मिली 1 लाख रुपए के ऊपर। तो यहां पे 20% की रिटर्न आप बोल सकते हैं। सिक्योरिटी वाई की बात करते हैं। सिक्योरिटी वाई ने 15,000 रुपए का आपको डिविडेंड दिया, और यहां पे -5,000 का कैपिटल गेन हुआ, या कैपिटल लॉस बोल सकते हैं, 5,000 रुपए। तो आपकी जो रिटर्न है वो 15,000 से कम होके 10,000 रह गई। तो 10% की आप रिटर्न एस्टिमेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पे देखिए, पोर्टफोलियो का सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल ये है कि आपने दो अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। एक ने आपको 20,000 की रिटर्न दी, दूसरे ने 10,000 की रिटर्न दी। अगर आप पूरा 2 लाख रुपए वाई में इन्वेस्ट कर देते तो आपकी रिटर्न कम होती, लेकिन आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया। डाइवर्सिफाई करके आपने सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई दो अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। हो सकता है कि किसी के मन में ये भी आया कि अगर मैं एक्स में इन्वेस्ट करता तो मुझे पूरे पे 20% की रिटर्न मिलती, लेकिन पोर्टफोलियो बनाने का पर्पस यही होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, ताकि एक की अगर परफॉर्मेंस डाउन होती है तो दूसरा उसको रिकवर कर ले। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे 2 लाख रुपए पे हमें कितना रिटर्न मिला, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख रुपए का हो गया। यहाँ पे आपको 25,000 रुपए का डिविडेंड मिला टोटल, और यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू आपकी हो गई 2,05,000 की। तो आप बता सकते हैं एवरेज आपका इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न मिला आपको कितना मिला? 25,000 का डिविडेंड, 5,000 का कैपिटल गेन, 30,000, 30,000 कितने पे? 2 लाख रुपए पे। तो अगर परसेंटेज रिटर्न की बात करें टोटल पे, तो टोटल पे परसेंटेज रिटर्न हो गई 25,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 2 lakhs मल्टीप्लाई बाई 100 इज 15%। 15% की आपकी रिटर्न हो गई, और इस रिटर्न को हम बोल सकते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। तो अगर हम आगे मूव करते हैं, एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने दो सिक्योरिटीज ली, हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि पोर्टफोलियो की रिटर्न फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते ए लिमिटेड एक सिक्योरिटी है, बी लिमिटेड एक और सिक्योरिटी है। दोनों सिक्योरिटीज के अंदर हमने ए लिमिटेड के अंदर मान लीजिए 3 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। बी लिमिटेड के अंदर हमने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, टोटल हमारा 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। इसको लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। अब मान लेते हैं ए लिमिटेड से जो आपको डिविडेंड मिला, और यहां पे क्लोजिंग वैल्यू 1 साल का डेटा दे रखे हैं। ए लिमिटेड से आपको डिविडेंड मिला 15,000 रुपए का, और इसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है ए लिमिटेड की वो मान लेते हैं 3,15,000 रुपए की। बी लिमिटेड से आपको डिविडेंड मिला 20,000 रुपए का, और इसकी क्लोजिंग वैल्यू मान लेते हैं 2,10,000 रुपए की।
ठीक है, अब आप मुझे बताइए टोटल डिविडेंड आपको मिला और यहाँ पे टोटल क्लोजिंग वैल्यू होगी। अगर हम इंडिविजुअल की परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज रिटर्न ए लिमिटेड की आपको रिटर्न मिली 15,000 का डिविडेंड और 15,000 का कैपिटल गेन, टोटल 30,000 रुपए आपको मिले। 3 लाख रुपए पे 30,000 रुपए मिलना यानी कि 10% का रिटर्न होगा। ठीक है, 2 लाख रुपए पे अगर हम बात करें तो 20,000 रुपए का आपको डिविडेंड मिला और 10,000 रुपए का आपको कैपिटल गेन मिला, तो टोटल 2 लाख रुपए पे आपको 30,000 रुपए की रिटर्न मिली। 30,000 रुपए 2 लाख रुपए पे मिलने का मतलब कितना परसेंटेज हो गया? 15%। सिंपल है। अब आपको अगर 10% और 15% आपको दे रखा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पोर्टफोलियो पे रिटर्न कितनी मिली? अगर हम सिंपली इसको कैलकुलेट करें तो आप देखिए कि इस पोर्टफोलियो पे जहां पे हमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में, डिफरेंट हमने इसलिए कर दिया क्योंकि अब अमाउंट अलग अलग है। पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्स लिमिटेड में किया और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वाई लिमिटेड में किया। यहां पे अमाउंट अलग अलग है, इसलिए क्या किस बेस पे पोर्टफोलियो की रिटर्न निकलेगी? तो डिविडेंड टोटल हो गया आपका 35,000 का और क्लोजिंग वैल्यू हो गई आपकी 5,25,000 की। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन अगर हम करें तो 5 लाख रुपए पे आपको 35,000 यहां पे मिला और 25,000 यहां पे आपको मिला। तो अगर हम बात करें परसेंटेज रिटर्न की पोर्टफोलियो के ऊपर, लेट्स से आरपी इज इक्वल टू 35,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, टोटल 60,000 रुपए आपको मिले 5 लाख रुपए में। तो परसेंटेज कितनी होगी? कितनी होगी परसेंटेज? क्या ये 12% होगी? देखिए पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि एवरेज परसेंटेज के बेस पे आपको रिटर्न मिल रही थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट बराबर था। अब मान लीजिए आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, यहां से लेके यहां तक की आपको सिंपली ये दे रखा है ए लिमिटेड के अंदर और बी लिमिटेड के अंदर आपने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया और ए लिमिटेड कितनी रिटर्न देता है और बी लिमिटेड की रिटर्न क्या है। तो क्या आप 12% पे अराइव हो सकते हो? लेट अस सी। अगर मुझे दे रखा है 10% ए लिमिटेड से मिलता है और 15% बी लिमिटेड से मिलता है और मुझे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दे रखी है, तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए 12%, हमें पता है कि 12% आनी चाहिए पोर्टफोलियो की रिटर्न, तो आरपी शुड बी 12%। 12% कैसे आएगा? 10% हमें मिलता है ए लिमिटेड से, लेकिन 5 लाख में से 3 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड में। तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो मेरे पोर्टफोलियो का 5 लाख में से 3 लाख रुपए यानी कि 60% का इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड के अंदर है। तो मैं यहां पे इसको वेटेज दे रहा हूं मेरे पोर्टफोलियो की रिटर्न के अंदर 10% की रिटर्न मुझे मिलेगी, उसका रेशियो है 60% या वेटेज है, प्रोपोर्शन है 60%। उसी तरह से अगर बी लिमिटेड की बात करें तो 15% का रिटर्न मुझे बी लिमिटेड से मिलता है और बी लिमिटेड से 15% का जो रिटर्न मिल रहा है उसका रेशियो है 40%। तो इसको रेशियो हमने प्रोपोर्शन दे दिया 40% का, 0.40 का। अब आप देखिए दिस इज 6% प्लस दिस इज 6%, टोटल मिला के 12% की आपको रिटर्न मिलेगी। तो अगर हम पोर्टफोलियो की रिटर्न कैलकुलेट करने जाएं तो हमें कुछ भी नहीं दे रखा हो, हमें रिटर्न दे रखी हो और पोर्टफोलियो के अंदर उसका रेशियो दे रखा हो, तो हम रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला डिराइव होगा? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू आर एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस आर वाई डब्ल्यू वाई प्लस अगर एक और सिक्योरिटी है आर जेड डब्ल्यू जेड, या अगर और भी आगे भी कोई सिक्योरिटीज है तो उसके बेस पे हमारा ये वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला काम करेगा। वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ ऑल सिक्योरिटीज विल रिफ्लेक्ट टू दी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। सिंपल है, लेट्स मूव। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, नहीं आया समझ में आपको? एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी 3 सिक्योरिटीज लेते हैं ए बी एंड सी। हमने टोटल 5 लाख रुपए लगाया। 5 लाख रुपए कैसे कैसे लगाया?
ए लिमिटेड के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया, ए लिमिटेड के अंदर हमने 1 लाख रुपए लगाए, बी लिमिटेड के अंदर हमने 2 लाख रुपए लगाए और सी लिमिटेड के अंदर भी हमने 2 लाख रुपए लगाए। टोटल हो गए हमारे 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने 3 सिक्योरिटीज में अलग अलग कर दिया। अब आप देखिए, अगर मैं यहां पे प्रपोर्शन निकालता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रपोर्शन कैसे आया? तो रेशियो या प्रपोर्शन या वेटेज या वेट, 5 लाख में से 0.20 का वेट ए लिमिटेड के अंदर है, 0.40 का वेट बी लिमिटेड के अंदर है एंड 0.40 का वेट सी लिमिटेड के अंदर है। टोटल 100% में से आप 1 रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस रेशियो में इन्वेस्ट करें। अब अगर मान लीजिए परसेंटेज रिटर्न ऑफ दी सिक्योरिटीज, ए लिमिटेड की परसेंटेज रिटर्न की बात करें, मान लीजिए ए लिमिटेड आपको 10% का रिटर्न देती है, बी लिमिटेड आपको 20% का रिटर्न देती है और सी लिमिटेड आपको 30% का रिटर्न देती है। तो अब आप मुझे बताइए कि पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या होगी? तो पोर्टफोलियो की रिटर्न के लिए हमें सबसे पहले वेटेड एवरेज रिटर्न निकालनी। तो वेटेड एवरेज रिटर्न यानी कि आरपी विल बी 10% में से 0.2 वेट अगर लगाएंगे तो 2, यहां पे 8 और यहां पे 12, टोटल रिटर्न आपकी हो गई पोर्टफोलियो की 22%। सिंपल है ना? तो अगर पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी हो तो पोर्टफोलियो की रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ ऑल सिक्योरिटीज इन दी पोर्टफोलियो। सिंपल है, ये हो गया रिटर्न। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट कम्स रिस्क, सिक्योरिटी की रिस्क। अब सिक्योरिटी की रिस्क कैसे जज करेंगे? हम बता सकते हैं, देखिए कभी भी हम किसी भी चीज में अगर रिस्क निकालें तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं उसके पास्ट में क्या हुआ है, उस सिक्योरिटी ने पास्ट में क्या परफॉर्म किया है। अगर सिक्योरिटी का बैकग्राउंड अवेलेबल है, तो अगर सिक्योरिटी की हिस्ट्री अवेलेबल है तो हम निकाल सकते हैं कि उस सिक्योरिटी का क्या रिस्क होगा, क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। तो रिस्क के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक कंसेप्ट यूज में लेते हैं जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये मेजर करता है कि ऑन एन एवरेज एक सिक्योरिटी में कितना डेविएशन आ सकता है अगर हम हिस्टोरिकल डेटा यूज में लें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ये इस साइन से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। अब सिक्योरिटी की रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी, सपोज सिक्योरिटी एक्स की हम बात करते हैं और हमारे पास उस सिक्योरिटी का सिर्फ 2 साल का डेटा है। मैंने आपको बताया कि रिस्क की कैलकुलेशन के लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा होना जरूरी है, तो हिस्ट्री के बेस पे हम निकालेंगे। अब अगर मान लीजिए पिछले 2 साल का डेटा है हमारे पास, ज्यादा डेटा होगा हम थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 साल की एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और लेट्स से उस सिक्योरिटी की एक्स सिक्योरिटी की रिटर्न फर्स्ट ईयर में 10% थी और सेकेंड ईयर में 20% है। ठीक है, अगर 10% और 20% की हम रिटर्न यहां पे लें तो एक फ्यूचर में कोई भी अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलेगा तो बोलेगा कि पिछले सालों से जो 3 साल 4 साल 2 साल जो भी डेटा दे रखे हैं उसके बेस पे उस सिक्योरिटी की रिटर्न एवरेज क्या है। तो अगर एवरेज रिटर्न की हम बात करें तो एवरेज रिटर्न यानी कि सभी सालों की रिटर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां पे अगर एवरेज रिटर्न निकालनी है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लाइक दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां पे अगर हम बात करें RX बार
विल बी 10% प्लस 20% डिवाइडेड बाई 2। 2 साल का डेटा हमें दे रखा है, तो 15% आपकी एवरेज रिटर्न होगी। अब स्टैंडर्ड डिवीजन आपको ये बताता है कि एवरेज रिटर्न से कितना डिवीजन उसमें आ रहा है। तो यहां पे सबसे पहले हम निकालेंगे हर साल में कितना डिवीजन एवरेज रिटर्न से आया। तो आर एक्स माइनस के आर एक्स बार की कैलकुलेशन हम करेंगे। आर एक्स माइनस आर एक्स बार 10% और 20% से 15% का डिवीजन, तो आर एक्स माइनस आर एक्स बार यहां पे माइनस के 5 और यहां पे प्लस के 5। ठीक है, अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो कोई आउटकम नहीं आएगा, लेकिन जब भी हम स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हर साल को एक इंडिपेंडेंट ईयर मानते हैं और उसको पॉजिटिव रिस्क, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जब हम रिस्क की बात करते हैं वो डिवीजन रेफर करता है, यानी कि एवरेज रिटर्न से प्लस कितना जा सकते हैं और माइनस कितना जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको स्क्वायर कर देंगे, आर एक्स माइनस के आर एक्स बार का स्क्वायर। इस स्क्वायर को अगर हम करते हैं तो सारा नेगेटिव फिगर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, देन दिस इज ऑल्सो 25। इस को हम टोटल करेंगे, 25 प्लस 25 इज 50। अब सबसे पहले जो 50 की कैलकुलेशन आई है, 50 की कैलकुलेशन आई है, ये टोटल डिवीजन का स्क्वायर है और इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे वेरिएंस में। ये 2 सालों का वेरिएंस है, इसको हम 1 साल का वेरिएंस एवरेज बेसिस पे निकालेंगे। तो एवरेज बेसिस पे सबसे पहले एक वर्डिंग आती है वेरिएंस। तो वेरिएंस एवरेज यानी कि जो आर एक्स माइनस आर एक्स बार का स्क्वायर किया उसका एवरेज, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे वेरिएंस कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2, इट मींस 25 इज द वेरिएंस फॉर सिक्योरिटी एक्स बेस्ड ऑन 2 इयर्स डेटा। और ये जो 25 वेरिएंस आया इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर का जो आउटकम होगा वही आउटकम स्टैंडर्ड डिवीजन का होगा। इसका मतलब फैक्टोरिकल ये वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन जजमेंटल यानी कि एनालिसिस के पॉइंट से जो स्टैंडर्ड डिवीजन आउटकम देगा वही आउटकम वेरिएंस का होगा। तो अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन करें तो स्टैंडर्ड डिवीजन, ये स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5%। ये 5% डिनोट करता है कि आपकी एवरेज रिटर्न जो कि 15% आई है, इस 15% में स्टैंडर्ड वैल्यूज के बेस पे कितना परसेंटेज ऊपर जा सकती है और कितना परसेंटेज नीचे जा सकती है, ये डिवीजन होगा। अब अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर एक्स माइनस आर एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। ये आपके लिए एक और फॉर्मूला क्रिएट होगा स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने का, सिक्योरिटी एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, नाम चेंज करते हैं, सिक्योरिटी ए। सिक्योरिटी ए की बात करते हैं। सिक्योरिटी ए का डेटा हमें 1 साल का नहीं 3 साल का दे रखा है एग्जांपल के लिए। अब आप देखिए यहां पे कुछ भी हो सकता है डेटा। सिक्योरिटी ए में ईयर्स की बात करते हैं, रिटर्न की बात करते हैं, आर ए। अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल के डेटा की बात करें, मान लीजिए 10%, 20% और ये हो गया आपका 30%। तो एवरेज रिटर्न फ्रॉम दिस सिक्योरिटी विल बी 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 20%। 20% आपकी एवरेज रिटर्न होगी। अब अगर 20% से हम डेविएशन निकालें तो आएगा आर ए माइनस के आर ए बार। आर ए माइनस आर ए बार 10 माइनस के 20
इज इक्वल टू 10%, 20 माइनस 20 इज 0, 30 माइनस 20 इज अगेन 10, और ये 10 होगा माइनस। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, आर ए माइनस आर ए बार का स्क्वायर, आर ए माइनस आर ए बार का स्क्वायर, स्क्वायर में ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 0, और ये हो गया आपका 100। अब इन सबका टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल हो गया 200। 200 में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 3, 200 डिवाइडेड बाई 3। क्यों होगा 200 डिवाइडेड बाई 3? क्योंकि 200 3 सालों का वेरिएंस है, तो एक साल का एवरेज वेरिएंस 200 डिवाइडेड बाई 3। 200 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपका 66.7 समथिंग। अब अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 66.67 या 7। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमने रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करी थी, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आरपी इज इक्वल टू आर ए डब्ल्यू ए प्लस आर बी डब्ल्यू बी या आर एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस आर वाई डब्ल्यू वाई। ये हमने एक, अगर मान लीजिए 2 सिक्योरिटीज हैं एक पोर्टफोलियो के अंदर, तो दोनों सिक्योरिटीज के बेस पे उस पोर्टफोलियो की रिटर्न ये होगी। तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डब्ल्यू ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी एंड डब्ल्यू बी। यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्या ये हम अप्लाई कर सकते हैं? अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर रिटर्न हमने प्रूव कर लिया, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करके, और इस फॉर्मूले का यूज करके हमने निकाला कि दोनों की रिटर्न बराबर आती। लेकिन क्या हम ये यूज में ले सकते हैं? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल क्या है, पोर्टफोलियो के अंदर आप देखिए 2 साल का डेटा है, ईयर 1 एंड 2, 2 सिक्योरिटीज हैं एक्स एंड वाई, आपने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। एक सिक्योरिटी पहले साल आपको 10% की रिटर्न देती है और वाई सिक्योरिटी आपको 20% की रिटर्न देती है। तो 2 लाख रुपए पे अगर आपको 1 लाख रुपए पे 10% और वाई 20% की रिटर्न देती है, तो आरपी रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो विल बी 15%। क्यों? क्योंकि 20,000 यहां पे 20,000 आपको मिलता है और यहां पे 10,000 मिलते हैं, तो 30,000 2 लाख रुपए पे 15% की रिटर्न हो जाती है। नेक्स्ट ईयर पे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट ईयर पे सिक्योरिटी एक्स आपको 20% की रिटर्न देती है और सिक्योरिटी वाई आपको 10% की रिटर्न देती है। अब आप देखिए सेकेंड ईयर में सिक्योरिटी एक्स ने आपको 20% यानी कि 20,000 की रिटर्न दी और सिक्योरिटी वाई ने 10,000 की रिटर्न दी, तो टोटल 2 लाख रुपए पे नेक्स्ट ईयर भी आपको रिटर्न उतनी ही मिली, तो टोटल 15% की रिटर्न मिली। अब आप इंडिविजुअली बोल सकते हैं कि एक्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्ट करता है और वाई के अंदर भी स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या पोर्टफोलियो लेवल पे आपको कोई रिस्क है? पोर्टफोलियो लेवल पे रिस्क खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी आपको 15% का रिटर्न मिला, सेकेंड ईयर में भी आपको 15% का रिटर्न मिला, डेविएशन नहीं है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम इस एग्जांपल को यूज में लेते हैं और देखते हैं कि अगर क्या हम ये फॉर्मूला
यूज में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो अगर यहां पे इस एग्जाम्पल में मैं बात करूं एक्स लिमिटेड की, तो क्या एक्स लिमिटेड का स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं? एक्स लिमिटेड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अगर यहां पे एवरेज रिटर्न आर एक्स की बात करें तो आर एक्स 15% और आर वाई इज ऑल्सो 15%। यहां पे डेविएशन निकाल लीजिए, आर एक्स माइनस के आर एक्स बार, आर एक्स माइनस के आर एक्स बार माइनस के 5, यहां पे प्लस के 5, आर एक्स माइनस आर एक्स बार का स्क्वायर, आर एक्स बार का स्क्वायर, अगर स्क्वायर यूज में लेंगे तो ये 25 और ये 25, टोटल हो जाता है 50। और अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25, और स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स की बात करें तो ये हो जाता है आपका 5। उसी तरह से अगर आर वाई माइनस आर वाई बार की हम बात करें तो ये हो जाता है आपका प्लस के 5 और ये हो जाता है आपका माइनस के 5, और इसके स्क्वायर की अगर बात करें तो आर वाई माइनस के आर वाई बार का स्क्वायर 25 एंड 25 दिस इज 50, स्टैंडर्ड डिवीजन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 25, अगेन स्टैंडर्ड डिवीजन वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब अगर हम ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं तो इस फॉर्मूले के बेस पे पोर्टफोलियो की रिटर्न, पोर्टफोलियो की रिस्क क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, ए के अंदर 1 लाख और बी के अंदर 1 लाख, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा 0.5 प्लस बी के अंदर 5% का स्टैंडर्ड डिवीजन मल्टीप्लाई बाई 0.5 दैट इज 5। बट क्या ये 5 का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से तो पोर्टफोलियो के अंदर कोई डेविएशन ही नहीं है, और जब पोर्टफोलियो के अंदर कोई डेविएशन नहीं है तो ये फॉर्मूला तो सही नहीं रहा। इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं कुछ और चीज हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, और वो कंसीडरेबल फैक्टर क्या होगा? वो कंसीडरेबल फैक्टर होगा कोरिलेशन। कोरिलेशन सिक्योरिटी एक्स का वाई के साथ। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो की जो रिस्क है वो डिपेंड करती है एक्स और वाई का कोरिलेशन क्या है। एक्स और वाई का कोरिलेशन कहां से आएगा? इसका मतलब क्या है कि एक्स अगर कम परफॉर्म करती है तो वाई ज्यादा परफॉर्म करती है, और अगर वाई कम परफॉर्म करती है तो एक्स ज्यादा परफॉर्म करती है। उसका जो रिटर्न है वो पोर्टफोलियो के रिटर्न को डिसाइड करता है। एक्स और वाई कंबाइंड टुगेदर डिफाइन और डिसाइड व्हाट इज द रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इसलिए पोर्टफोलियो की रिटर्न सिर्फ एक्स सिक्योरिटी और वाई सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। हमने देखा कि अगर हम पोर्टफोलियो की रिस्क निकालें तो पोर्टफोलियो की रिस्क यानी कि एक ईयर 1 एंड ईयर 2 रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 15% है और यहां पे भी 15% है, तो क्या रिस्क होगी? अगर इनका एवरेज निकालें तो एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 15%, तो इनका जो डिवीजन होगा आरपी माइनस के आरपी बार, ये 0 होगा, ये 0 होगा, स्क्वायर भी 0 होगा, तो आरपी माइनस के आरपी बार का स्क्वायर भी 0 होगा, और जब 0 होगा तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर दिस विल बी 0 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी 0। लेकिन हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसके बेस पे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो आ रहा है आपका 5, जो कि क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब अब सबसे पहले जो कंसेप्ट हमें समझना है वो समझना है कोरिलेशन। कोरिलेशन ऑफ अ सिक्योरिटी, इसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं, कोरिलेशन ऑफ अ सिक्योरिटी विद अनदर सिक्योरिटी। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है इसको समझने के लिए हम उसी एग्जांपल को लेते हैं। उस एग्जांपल में
आप देखिए कोरिलेशन की हम बात करें, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। सिक्योरिटी, दो सिक्योरिटीज हैं, ये हमें ईयर्स दे रखे हैं, RX हमें दे रखा है और RY हमें दे रखा है। RX 10% और 20%, RY 20% और 10%। RX माइनस RX बार और RY माइनस RY बार। सबसे पहले ये दो चीजें हम निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं हम को डेविएशन। को डेविएशन का मतलब x का डेविएशन और y का डेविएशन अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसको हम को डेविएशन बोलते हैं। तो x का डेविएशन आया था -5 और y का डेविएशन आया था 5, तो दिस इज -25 एंड यहां पे +5 मल्टीप्लाई बाय -5 दैट इज अगेन -25। टोटल हो गया आपका -50। -50 का एवरेज अगर हम बोलें तो ये आ जाएगा आपका को डेविएशन। टोटल -50 और को डेविएशन को हम बोलते हैं को वेरिएंस इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाई 2। -50 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब -25। -25 ये डिनोट करता है कि ये दोनों सिक्योरिटीज आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप रखती हैं। और नेगेटिव रिलेशनशिप की क्वांटम को कैसे डिफाइन करेंगे, क्वांटम की कैलकुलेशन होगी कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। तो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट R की कैलकुलेशन होती है R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी X एंड Y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। कोवेरियंस एक्स वाई का हमने निकाला -25 और स्टैंडर्ड डेविएशन X का है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन Y का है 5। अब आप देखिए यहां पे दिस इज -1। इसका मतलब ये दोनों सिक्योरिटीज एग्जैक्टली अपोजिट मूव करती हैं। -1 कोरिलेशन का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ऑफ दीज सिक्योरिटीज। अब देखिए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हमने निकाल लिया, लेकिन अब इस कोरिलेशन की जो यूज है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो के लिए कैसे हम काम में लेंगे। उसके लिए आप देखिए रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो में अगर दो सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग टू सिक्योरिटीज, हमने ये एग्जांपल लिया जहां पे X और Y दो सिक्योरिटीज हैं। अगर दो सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो में है तो उसकी रिस्क की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन X स्क्वायर WX स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन Y स्क्वायर WY स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन X स्टैंडर्ड डेविएशन Y WX WY मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन X Y। अब ये देखिए ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो हमें कंसीडर करना है रिस्क के लिए। पोर्टफोलियो की रिटर्न के लिए ऐसा कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन रिस्क के लिए ऐसा कोई फैक्टर है क्योंकि डेविएशन पोर्टफोलियो की रिटर्न के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आप देखिए जो हमने एग्जांपल लिया उसके अंदर 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 5 की आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की रिस्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन X आपका 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन Y आपका 5 है और कोरिलेशन आपका X और Y का कोरिलेशन -1 है। अब अगर हम यहां पे -1 मेंशन कर देते हैं तो अब आप देखिए कि ये जो फॉर्मूला बनता है ये A माइनस बी या X माइनस Y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। इसका मतलब यहां पे अगर मैं -1
मेंशन कर देता हूं, दिस इज -1, तो ये आपका साइन माइनस का हो जाता है, और माइनस का हो जाएगा तो ये स्क्वायर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन x WX माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन y WY का स्क्वायर और उसका रूट। तो रूट से ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन x WX माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन y WY, जब आपका कोरिलेशन परफेक्टली नेगेटिव हो। अब अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 माइनस दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 विच अमाउंट्स टू 0, और हमारे आंसर के हिसाब से भी 0 आना चाहिए था। इसलिए रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप ऑफ सिक्योरिटीज अमंग दी पोर्टफोलियो। सो अगर दो सिक्योरिटीज हैं तो दोनों सिक्योरिटीज की आपस में जो कोरिलेशन है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोर्टफोलियो की रिस्क कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए ये जो फॉर्मूला है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें बताएगा, और यहां इस कोरिलेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि रिस्क दोनों सिक्योरिटीज के कोरिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम आज इसको समराइज करें तो हमने देखा कि अगर सिक्योरिटी एक्स की रिटर्न हम निकालें तो रिटर्न इज डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, या अगर कोई नेक्स्ट ईयर की रिटर्न निकालें तो नेक्स्ट ईयर की रिटर्न के लिए ओपनिंग वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय n, और ये हो जाएगी आपकी एनुअलाइज्ड रिटर्न। फिर पोर्टफोलियो की अगर रिटर्न निकालें तो आरपी इज इक्वल टू RX WX प्लस RY WY प्लस लाइक दिस, जितनी भी सिक्योरिटीज होगी उसके हिसाब से आप उसकी रिटर्न निकाल सकते हो पोर्टफोलियो की। रिस्क की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ RX माइनस RX बार इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये जो बीच वाली वैल्यू है दिस इज वेरिएंस, और वेरिएंस का रूट आपका हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन x। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो की बात करें टू सिक्योरिटीज तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन x स्क्वायर WX स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन y स्क्वायर WY स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y WX WY एंड कोरिलेशन XY, आप इसको RXY भी बोल सकते हैं। अब आप यहां देखिए अगर कोरिलेशन इफ कोरिलेशन XY इज इक्वल टू +1 परफेक्ट पॉजिटिव, तो परफेक्ट पॉजिटिव में ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन x WX प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन y WY। तो ये फॉर्मूला तभी हम यूज में ले सकते हैं जब कोरिलेशन +1 हो, और अगर ये -1 हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन x WX एंड स्टैंडर्ड डेविएशन y WY। अब आप यहां पे एक बार लगा देंगे क्योंकि a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू b माइनस ए के स्क्वायर, रिस्क कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए इस फॉर्मूले के अंदर हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही रखेंगे। और अगर +1 और -1 के बीच में, इस बीच में अगर +1 से लेके और -1 के बीच में आपका कोरिलेशन है तो उसके लिए हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला ही यूज में लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे देखेंगे।